हेलो नमस्कार, मैं हूँ AK मौर्य और आप देख रहे हैं GCA ऑनलाइन ट्यूटर्स। विद्यार्थियों, आज हम लोग को पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 4 के बारे में। ये पार्ट 4 वीडियो का है, पार्ट 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है। तो आज हम लोग को कल जो पढ़े थे सेल और बैटरी के बारे में पढ़े थे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे सीरीज कनेक्शन के लिए और पैरेलल कनेक्शन के लिए बैटरी का संयोजन क्या होता है। तो इस वीडियो में हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगला जो हमारा टॉपिक है आज का, वह है किरचॉफ का नियम, यानी जो किरचॉफ ने नियम दिया था एक सर्किट के लिए और एक वोल्टेज के लिए। तो जो दोनों नियम दिया था उसी नियम को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा है किरचॉफ का नियम। NCERT की किताब में लिखा गया किरचॉफ का नियम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरजे किरचॉफ ने एक सर्किटर यानी परिपथ से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा से संबंधित कुछ नियम दिए गए हैं। उस नियम को किरचॉफ का नियम कहा जाता है। ये दो तरह के होते हैं, मतलब जो इनके नियम होते हैं वह दो नियम होते हैं। पहला है किरचॉफ सर्किटल लॉ, यानी जिसको हम लोग KCL बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं किरचॉफ पॉइंट लॉ, और या इसी को बोलते हैं किरचॉफ नोड लॉ, या इसी को बोलते हैं किरचॉफ जॉनसन लॉ, यानी जॉनसन रूल भी इसको बोलते हैं हम लोग। तो एक ही बार में जानेंगे कि इसको हम लोग क्या कहते हैं। इसको कहते हैं KVL यानी KCL यानी किरचॉफ सर्किटल लॉ, यानी ये सर्किट के लिए नियम दिए थे। और जो दूसरा नियम दिए थे, ये नियम था किसका, ये था KVL, जिसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी वोल्टेज के लिए एक नियम दिए थे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ सर्किटल लॉ यानी KCL। KCL ओपन सर्किट के लिए लागू होता है और जो KVL होता है वह क्लोज सर्किट के लिए लागू होता है। ये पहले आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि इस नियम के अनुसार ओपन सर्किट में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यानी करंट के लिए होगा। ओपन सर्किट में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा बिंदु, नोड या जंक्शन, मतलब इसको बिंदु भी बोल सकते हैं, इसको नोड भी बोल सकते हैं और इसी को जंक्शन भी बोल सकते हैं। जंक्शन पॉइंट का मतलब होता है जहाँ पे अलग अलग जगहों से आकर के कोई चीज़ एक पॉइंट पे मिलती है, तो उस पॉइंट को नोड पॉइंट भी बोलते हैं, उस पॉइंट को जंक्शन पॉइंट भी बोलते हैं। तो कह रहा है कि ओपन सर्किट से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा किसी बिंदु पर या नोड पर या जंक्शन पर उसके कुल धारा के योग के शून्य के बराबर होता है। मतलब जो उसका कुल धारा होता है, जो उसका योग होता है, वह शून्य के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जंक्शन पॉइंट है और इस पॉइंट पे बहुत सारे दिशाओं से इलेक्ट्रिक करंट आ रही है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट आया वो क्या आया, I1, इधर से आया I2, इधर से I3 और I4 जा रहा है और I5 भी जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, क्योंकि ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। लिखा है करंट एट ए पॉइंट P, यानी जो ये पॉइंट है इसको P मान लेते हैं, तो इस पर P क्या होगा, तो हम कौन सा नियम लगाएंगे, किरचॉफ सर्किटल लॉ। तो किरचॉफ सर्किटल लॉ लगाएंगे तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, जो इनकमिंग करंट है वो कितना है, I1 है प्लस I2 है प्लस I3 है। अब जो जा रहा है, निकल रहा है, वो कितना है, I4 है और I5 है, यानी दोनों को क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इधर माइनस था तो इधर कहाँ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसके इस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I4 प्लस I5। तो यहाँ पे जो करंट आ रहा था I1 I2 I3, इसको हम कौन सा करंट बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनकमिंग करंट। और जो I4 और I5 था ये जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, आउटगोइंग करंट। तो हम बोल सकते हैं टोटल इनकमिंग करंट और इधर बराबर क्या हो जाएगा, टोटल आउटगोइंग करंट। तो एक लाइन में बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ करंट ऑफ एनी
जंक्शन और नोड इज इक्वल्स टू टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउट गोइंग करंट, यानी टोटल आने वाली विद्युत धारा का मान टोटल जाने वाली विद्युत धारा के मान के बराबर होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे है 4i जा रहा है, 3i आ रहा है, 2i आ रहा है, 3i आ रहा है, i जा रहा है और 3i आ रहा है। तो जो आने वाली है उसको एक साथ लिखेंगे, जो जाने वाली है उसको एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो करंट है आने वाली वो कितना है 3 एम्पियर, मान लीजिए i अगर लिखते हैं तो हो जाएगा 3 2 3, तो और ये भी आ रहा है तो 3 हो जाएगा, 3 3 6 और 2 8 8 और 3 11। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11i। और कितना जा रहा है, तो जा रहा है आपका i और 4i, यानी 4i जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउट गोइंग करंट। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो ये है किरचॉफ का सर्किटल लॉ, यानी किसी नोड पर या किसी बिंदु पर या किसी जंक्शन पॉइंट पे जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है वह टोटल आने वाली बराबर टोटल जाने वाली की होती है, यानी कुल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। उसके बाद से है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये क्या है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ, यहाँ पे जो सर्किट होगा ये क्या होगा बंद होगा। पहले पढ़े थे वो कैसा था ओपन के लिए था और ये कैसा होगा बंद के लिए होगा। तो कह रहा है कि किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युतीय विभव तथा प्रवाहित होने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का योग, मतलब इसमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होती है आई होती है इसके संगत प्रतिरोध, तो इसके जो साथ साथ प्रतिरोध आएगा उसके गुणनफल का जो योग होता है वह शून्य के बराबर होता है। यानी प्रवाहित होने वाले विद्युतीय विभव, यहाँ पे दो चीज़ है, एक है विद्युतीय विभव और दूसरा है जो धारा है और उस धारा के संगत प्रतिरोध है। क्योंकि हम लोग फार्मूला पढ़े हैं V बराबर आई आर, यानी जब I और R का मल्टीप्लाई करेंगे तो वह भी क्या हो जाएगा वोल्टेज का काम करेगा, यानी वो भी विभव का काम करेगा। इसलिए हम लिखते हैं विभव, विभव मतलब वोल्ट, और विभव का जो यूनिट होता है वोल्ट होता है, और दूसरा है प्रवाहित होने वाली धारा, यानी धारा और उसके संगत प्रतिरोध। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल्स हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल के यानी विभव के। तो जो दोनों का योग होता है वह किसके बराबर होता है शून्य के बराबर होता है। देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक सर्किट दिया गया है, ठीक है, कह रहा कि एक सर्किट दिया गया है, इस सर्किट का प्रतिरोध कितना है R है, कितना है R है, तथा इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितना है I है, और इसका EMF कितना है E है। तो अब क्या करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा फार्मूला V, यहाँ से यहाँ आएंगे तो हो जाएगा V और प्लस आई आर, किसके बराबर हो जाएगा विभव के। अगर इसका EMF E हो तो जो इसका EMF आएगा वो क्या आ जाएगा V आ जाएगा इसका वैल्यू, और यहाँ पे हो जाएगा I, और इसके संगत प्रतिरोध कौन है R, तो हो जाएगा V प्लस आई आर बराबर 0। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, कह रहा है कि KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवल क्लोज लूप यानी क्लोज सर्किट के लिए ही लागू होता है। तो यहाँ पे हम इसका निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक लूप बनाए हैं हम, लूप किस तरह से होगा, तो यहाँ पे A है, B है, C है, D है, और फिर D से लेकर के A तक आएंगे तो एक क्लोज लूप बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं लिखते हैं इन क्लोज लूप ABCDA, यानी A से B चले, B से C, C से D और D से A। तो सबसे पहले हम जब A से B चलेंगे तो क्या मिलेगा कुछ नहीं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे 0। फिर यहाँ पे करंट प्रवाहित हो रहा है कितना I, तो जब B से C चलेंगे तो क्या मिलेगा IR1,
ठीक है। और जब सी से डी चलेंगे तो करंट आई आ रहा था और रेसिस्टेंस कितना है R2, तो लिखेंगे IR2। अच्छा, फिर जब इधर आएंगे तो देख रहे हैं जो ये पोटेंशियल लगाया गया है, मान लो कि कहीं अगर बैटरी हो तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, -V लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे -V बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, I कॉमन है तो I निकाल लेते हैं। यहाँ पे बचेगा R1 और यहाँ पे बचेगा R2, तो हो जाएगा I इंटू R1 प्लस R2 बराबर V, या V बराबर क्या हो जाएगा I इंटू R। फिर से वही फार्मूला आ गया, तो ये सीरीज कनेक्शन में था इसलिए इसको हम लोग ऐसे लिख दिए थे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल से लॉ समझ में आएगा किस तरह से होगा। देखिए यहाँ पे एक ऐसे सर्किट है A B और यहाँ पे C, यहाँ पे D, फिर यहाँ पे A। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग समझेंगे, फिगर अच्छा से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो है निगेटिव टर्मिनल है और ये ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। हम क्या कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, उल्टा उल्टा, यानी इधर से इधर की ओर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले A से D चले, A से D चले, D से C चले और C से B चले, B से A चले। इस तरह से हम लोग चल रहे हैं। तो चलेंगे तो सबसे पहले A से D चलेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल है तो -V। उसके बाद जब और आगे बढ़ें तो लिखा है IR/2। R/2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ चले हैं तो केवल क्या मिला है, -V। C से D चले हैं तो क्या मिला है, कुछ नहीं, इसके बीच में कुछ नहीं है। और यहाँ का जो प्रतिरोध है ये वाला, वह कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा R/2। तो इसको हम लिख देंगे R/2। तो R/2 I इंटू R/2 प्लस, फिर से यहाँ पे एगो प्रतिरोध है तो इसके लिए क्या लिख देंगे, I, अगर R1 है तो R लिख देंगे, नहीं तो R रहने देंगे, तो हो जाएगा IR। और यहाँ तक आए तो यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं मिला तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, तो 0 हो जाएगा ये। अब सबके बराबर क्या होगा, 0। तब देखिए जो -V है तो -V, IR/2 और IR, तो हो जाएगा कितना, R/2 प्लस R, I कॉमन हो जाएगा। उसके बाद से क्या आएगा, आपका I कॉमन है और जो V था तो इस डायरेक्शन से इधर आ जाएगा, तो V को हम यहाँ पे लिख दिए हैं और हो जाएगा I इंटू R/2 प्लस R। तो ये कितना हो जाएगा, 3R/2 इंटू I। V बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 I इंटू R। तो इस तरह से आप काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। और यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लोग लिखे हैं किस तरह से इस क्वेश्चन में हम लोग किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इन गिवन सर्किट। इस सर्किट में हम लोग R का वैल्यू निकालना है, प्रतिरोध का निकालना है, किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ हमको एक लूप मिल रहा है A B C D फिर से A। हम लोग को क्या करना है, लूप में घूमना है। तो जब लूप में घूमेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कहाँ से, A से B तक। तो A से B तक चले तो इसमें कुछ नहीं मिला तो हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा B से जब C चलेंगे, B से C, तो इसमें कितना प्रतिरोध मिलेगा, ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा 2R है, तो हो जाएगा 2R कितना, पैरेलल कनेक्शन में, तो हो जाएगा 2 है, तो इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 3R। अब करंट का वैल्यू है 3 एम्पियर। सॉरी 2R है, तो ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा R, तो R कितना हो जाएगा 2R। तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2R। अब बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, V होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो V का वैल्यू है वो कितना है, 9 वोल्ट है, तो हो जाएगा 6R बराबर, यहाँ पे लिखेंगे R का वैल्यू निकालना है, तो हो जाएगा 6R बराबर V, तो R बराबर V/6। और जानते हैं कि V का वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है, 9 वोल्ट, तो R बराबर कितना हो जाएगा 6
9/6, तो ये कट करके आएगा 3/2। इसको जब कटाएंगे तो आ जाएगा 1.6 ओम। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 1.6 ओम का ही प्रतिरोध, दोनों तीनों का तीनों प्रतिरोध कितना का होगा 1.6 ओम, यानी 1.5 एम्पियर का होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अब एप्लीकेशन ऑफ KVL, यानी जो KVL होता है इसका एप्लीकेशन कैसे हम लोग करेंगे, क्लोज लूप में कैसे बनाएंगे या ओपन लूप क्लोज लूप में इसका कैसे प्रयोग करते हैं, तो इसको हम लोग सीखते हैं। सबसे पहला लिखा गया है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, ये 5 नंबर के लिए पूछा जाता है किसी भी बोर्ड में, 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा। इसको प्रूफ किया जाता है कि किस तरह से समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, तो उसको कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं KVL में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज में कि ये कैसा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप फिगर को अच्छा से बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के फिगर अच्छा से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये सर्किट है, ये सर्किट का जो करंट है वो है I, और सर्किट का जो करंट है I है, यहाँ पे जाने पे एक बट रहा है I1 में और एक बट रहा है I2 में। यहाँ पे ये P है, ये पॉइंट, ये जो प्रतिरोध है रेसिस्टेंस है वो P है, ये Q है, ये R है और ये S है। और जो नीचे है दोनों के बीच में एक यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है G, और यहाँ पे एक है IG, और यहाँ पे करंट जो आ रहा है वो है IG। फिर यहाँ पे एक करंट देखिए, एक था ऊपर गया I1 और इधर आया I2। तो जब नीचे I2 आ रहा है ऊपर I1 गया, तो फिर देखिए यहाँ पे जो I1 है 2 भागों में बंट गया। एक नीचे गैल्वेनोमीटर है तो इसमें करंट कितना जाएगा IG, तो इधर कितना होगा, तो इधर से आ रहा था करंट I1 और इधर चला गया IG, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका I1 माइनस IG, जो यहाँ पे बच गया वही ना करंट आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा I1 माइनस IG, नीचे की ओर आएगा। फिर से जब ये आया नीचे तो यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से आ रहा था I2 और ऊपर से आ गया IG, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा I2 प्लस IG। फिर से जब यहाँ से आगे करंट आएगा तो इधर से करंट कितना रहा है I1 माइनस IG, तो लिखेंगे I1 माइनस IG, और इधर से करंट कितना आ रहा है, तो यह जाएगा I2 प्लस IG। अब देखिए एगो IG प्लस में है और एगो IG माइनस में है, दोनों को छम छम काट देंगे, इधर क्या बचेगा I1 प्लस I2। बताइए यह किसके बराबर होगा, यह बराबर होगा I के, क्योंकि I यहाँ पे बट गया था कितने भागों में, I1 प्लस I2 में। तो इस तरह से करंट निकालना है। करंट तो ये दे ही दिया है, हमको यही बताना है कि जो P रेसिस्टेंस है, R रेसिस्टेंस है, S है, Q है, इसके बीच में संबंध क्या होता है। अगर यह बैलेंस होता है तो कितने, कौन सा इसका रेशियो आता है, किस तरह का होता है, वही हम इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। लिखा गया यह एक विद्युतीय उपकरण है जिसमें 4 प्रतिरोध होता है। कितना प्रतिरोध है, 4। देख सकते हैं यहाँ पे P है, Q है, R है और S है। 2 प्रतिरोध को एक तरफ, इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है जो यह बताता है कि ब्रिज बैलेंस है अथवा नहीं, और इसका उपयोग करके चारों प्रतिरोध में से किसी प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मतलब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर 4 प्रतिरोध है, 4 में से एक का मान नहीं दिया गया है तो हम लोग निकाल सकते हैं। और यह छोटे प्रतिरोध से बड़े प्रतिरोध भी निकाला जा सकता है। ज़्यादातर लोग बोलते हैं छोटे प्रतिरोध को निकालने में उपयोग किया जाता है, लेकिन इससे हम लोग प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं, बड़े का भी छोटे का भी। देखिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लिया गया है और इस गैल्वेनोमीटर को हम लोग G से डिनोट किए हैं। तो अब देखिए क्या होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो लूप बन रहा है वो कितना लूप बन रहा है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 लूप बन रहा है। पहला नंबर, अगर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो हो जाएगा A B D A,
एक लूप ये हो जाएगा, देखिए ये बनाया गया है तीर का चिन्ह। एक लूप कौन सा होगा, बी सी डी बी। तो यहाँ पे आप देखिए 2 गो लूप है, ए बी डी ए, देखिए आपको दिखा रहे हैं ए बी डी ए। तो सबसे पहले इस लूप में देखेंगे, तो इस लूप में देखेंगे तो कहाँ से कहाँ चलेंगे, ए से बी तक। तो ए से बी तक चलेंगे तो क्या मिलेगा, ए से बी तक चले तो हमको मिला I1 और यहाँ पे क्या बचा P। तो हम लिख सकते हैं इसके संगत प्रतिरोध है P, तो लिख सकते हैं IP। अब जब B से D चलेंगे तो करंट कितना है इसमें IG, तो हम क्या लिखेंगे IG होगा माइनस। अब देखिए जब यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो जो करंट है उसका दिशा किधर की ओर है, नीचे की ओर है। तो जब नीचे की ओर है तो यहाँ पे ये उल्टा डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा I2 और इंटू यहाँ पे प्रतिरोध क्या है R, तो लिखेंगे -I2R। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -I2R और बराबर सबके क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे है I1P IG और बराबर क्या हो जाएगा I2R। देखिए I1P IG और ये माइनस में था तो ये हो जाएगा प्लस में। तो पहला इक्वेशन इसको मान लेंगे क्या आया, I1P प्लस I1G बराबर I2R। अब दूसरा लूप में घूमेंगे तो दूसरा लूप कौन सा है, BCDB। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा BCDB, BCDB। अब इसमें हमको निकालना है तो क्या करेंगे, B से जब C आएंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, करंट क्या है I1 माइनस IG। तो लिखेंगे I1 माइनस IG और इंटू इसके संगत प्रतिरोध कौन है Q, तो लिख देंगे Q। तो क्या मिलेगा I1 माइनस IG इंटू संगत प्रतिरोध है Q, तो लिख देंगे Q। फिर से यहाँ पे आ गए C पे। अब C से चलेंगे D की ओर, तो जब C से D की ओर चलेंगे तो देख रहे हैं इसका दिशा है आगे की ओर। तो ये हम रिवर्स डायरेक्शन में आएंगे तो फिर से माइनस लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा I2 प्लस IG इंटू यहाँ पे S है प्रतिरोध, तो लिखेंगे माइनस I2 प्लस IG और इंटू संगत प्रतिरोध कौन है S। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब D से B की ओर जाएंगे तो यहाँ पे करंट नीचे की ओर क्या आ रहा है IG, तो इसको भी लिखना पड़ेगा -IG बराबर 0। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा I माइनस IG, यहाँ पे देखिए इंटू Q और यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर, यहाँ पे माइनस है उसको एक साथ लिख देते हैं, हो जाएगा I2S प्लस I2S प्लस IGS प्लस IG। यहाँ पे हो जाएगा सब प्लस में। अब कह रहा है फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी जो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा वो क्या करना हमको, बैलेंस की कंडीशन में देखना है कि क्या होगा। तो बताइए जब ये बैलेंस की कंडीशन होगा तो जो इधर दोनों से प्रवाहित होने वाली करंट है, इधर से प्रवाहित होने वाली करंट की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो फिर जी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो जब जी का कोई मतलब नहीं है तो IG का वैल्यू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा है फॉर वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज IG इज इक्वल्स टू 0, यानी जो IG का मान है वो क्या करना है, 0 कर देना है। अब समीकरण 1 में देखिए IG का मान 0 रख के, तो जब IG का मान 0 रखेंगे तो क्या बचेगा I1P प्लस इसका वैल्यू 0, तो ये किसके बराबर हो जाएगा I1P बराबर I2R। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा I1P 0 I2R। ये समीकरण हो गया 3, यानी I1P बराबर I2R। अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या था, I1 माइनस IG इंटू Q बराबर I2S प्लस IGS प्लस IG। तो यहाँ पे देखिए IG का मान जब 0 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा IG का मान 0, तो I1Q हो जाएगा I1Q माइनस है क्या होगा, यहाँ पे IGQ है तो यहाँ पे IGQ बराबर I2S है तो I2S, यहाँ पे है IGS तो IGS और IG का मान तो 0 कर दिए हैं। ठीक है, अब IG का मान जब 0 रखेंगे तो हो जाएगा I1Q और माइनस 0 में ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा I2S प्लस 0।
तो यहाँ पे समीकरण आ गया I1Q बराबर I2S, समीकरण 4। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 3 था I1P बराबर I2R, और ये समीकरण है I1Q बराबर I2S। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 3 डिवाइडेड बाई समीकरण 4, यानी समीकरण 3 में हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो समीकरण 3 क्या था, I1P बराबर I2R, और ये क्या हो जाएगा I1Q बराबर I2S। तो अब दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो जाएगा I1P बटा I1Q, इधर हो जाएगा I2R बटा I2S। तो I से I कैंसिल, यहाँ पे I2 से I2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा P बटा Q, और यहाँ पे क्या बचा R बटा S। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह P बटा Q बराबर R बटा S, यह यहाँ पे आपका ये संबंध आता है, रिलेशन आता है जो बैलेंस की कंडीशन होती है। या अगर हम इसको अलग अलग प्रतिरोध माने, अगर ये R1 है, R2 है, R3 है और R4 है, तो लिख सकते हैं R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। लिखा है दिस इज़ द कंडीशन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, यह क्या है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के बराबर, बैलेंस की कंडीशन होती है। चलिए अब हम लोग एप्लीकेशन नंबर 2 पढ़ते हैं। एप्लीकेशन नंबर 2 क्या है, ये है मीटर ब्रिज, जिसको हम लोग मीटर ब्रिज के नाम से या मीटर सेतु के नाम से जानते हैं। करा कि यह एक विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात किया जाता है। इसकी लंबाई 1 मीटर होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं मीटर ब्रिज कहते हैं। मीटर ब्रिज का जो बनावट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए ये जो बनावट लिया गया है ये काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। आप इसको अपने कॉपी पे खूब अच्छा से बना सकते हैं। कह रहा है कि मीटर ब्रिज में 3 मेटल का टुकड़ा A, B और C होता है। देखिए A है, एक B है और एक C है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि जिसमें A और B का आकार उल्टा L के जैसा होता है, यानी जो L है इसका उल्टा L के जैसा होता है। देख रहे हैं यहाँ पे उल्टा L के जैसा है, ठीक है। और एक रेसिस्टेंस बॉक्स R होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेसिस्टेंस बॉक्स है R। इसके बाद से करा है कि तथा एक मेटल C होता है जिसके ऊपर एक गैल्वेनोमीटर G को जोड़ दिया जाता है। यानी एक गैल्वेनोमीटर है G और इसको घुमाते हुए एक जॉर्की J के साथ जोड़ देते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अच्छा देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक अज्ञात प्रतिरोध S होता है। यहाँ पे देखिए एक प्रतिरोध क्या होता है S होता है, जिसका वैल्यू हम लोग को निकालना होता है, और इस तरह से हम लोग चित्र में दिखा देंगे और बना देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से बना लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया इसका सिद्धांत। देखिए यहाँ से यहाँ की जो लंबाई है वो कितना है 100 सेंटीमीटर है, यानी 1 मीटर है। तो इसको हम कितना सेंटीमीटर में बांट देंगे 100 सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कितना बार में कटेगा ये 100 बार में, और ये जो यहाँ पे होगा वह कितना का होगा 1 सेंटीमीटर का। तो इसको 100 भागों में बांटेंगे, एक भाग को 1 सेंटीमीटर बोलेंगे। अच्छा देखिए ये पूरी लंबाई अगर मान लेते हैं L है, यहाँ से यहाँ तक L है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 100 माइनस L, मतलब यहाँ पे एगो पॉइंट लिए हैं तो यहाँ से यहाँ की लंबाई है वो L है, तो यह कितना हो जाएगा, तो पूरा है 100 और इतना है L, तो यह हो जाएगा 100 माइनस L। यानी यहाँ से हम एक पॉइंट लेंगे, ये बिंदु O है, तो O से इधर की लंबाई है, अगर यहाँ पे A होता तो AO की लंबाई हो जाएगा कितना L, और OB की लंबाई कितना हो जाएगा 100 माइनस L, ठीक है। सिद्धांत, इसका सिद्धांत देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। कि यह व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन पर आधारित होता है, मतलब जो व्हीटस्टोन ब्रिज था P बटा Q बटा बराबर R बटा S, उस सिद्धांत पे ये काम करता है। इसका वर्किंग कैसा होता है कि जब स्विच को ऑन किया जाता है तो सर्किट में धारा प्रवाहित होने लगती है,
तथा अज्ञात प्रतिरोध S को ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर में जुड़े हुए जड़की J को बदल बदल कर संतुलित करते हैं। अब देखिए L लंबाई वाले चालक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो मान लेते हैं इसका प्रतिरोध है P, तो P समानुपाती क्या आ जाएगा L, क्योंकि इसका प्रतिरोध P है तो हम जानते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध होता है लंबाई के समानुपाती होता है, तो P समानुपाती क्या आ जाएगा L, या P बराबर लिख सकते हैं K इंटू L। तो जब हम लिखेंगे K का वैल्यू 1 तो P बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कह रहा है कि शेष बचे हुए वायर की लंबाई कितना है 100 माइनस L है, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसका प्रतिरोध मान लेते हैं Q, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 100 माइनस L, अगर तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 माइनस L। कह रहा है कि फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए फार्मूला क्या होता है P/Q बराबर R/S। तो हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 था ऊपर यहाँ पे P बराबर L और दूसरा क्या था Q, तो Q बराबर क्या आ जाएगा 100 माइनस L। अब यहाँ पे रख देते हैं दोनों का वैल्यू L/100 माइनस L, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा L इंटू S, तो LS हो जाएगा और ये हो जाएगा 100 माइनस L इंटू R। अगर हमको S का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, निकाल देंगे R इंटू 100 माइनस L/L। अगर हमको R का वैल्यू निकालना है तो ये वाला टर्म आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा L इंटू S अपॉन 100 माइनस L, जहाँ पे R क्या है प्रतिरोध है और S पे क्या है प्रतिरोध है। तो यहाँ पे दोनों का प्रतिरोध आप दे सकते हैं और इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर्स है वो चैप्टर का पार्ट 1 ख़त्म हो गया। अब चैप्टर 2 पार्ट आएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी जो करंट है इसका ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और जो ये लेक्चर 4 था ये कंप्लीट हो रहा है, तो आप लोग इसको नोट करके अच्छा से कॉपी बना लीजिए, क्योंकि यही एग्ज़ाम में आएगा, यही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, वीडियो को आगे तक बढ़ाएं, शेयर करें।